नमस्कार साथियों। बहुत अधिक ठंड है। इस ठंड में खून को गर्म करने यानी दिल को झकझोरने वाली कहानी एक लेकर आई हूँ मैं। ये कहानी जो है दैनिक जागरण में छपी है और मैंने पढ़ा, मेरे को एकदम हिल गई पूरी कहानी पढ़ के। तो सोचा आप लोगों को भी सुनाऊं। हर जगह तो, हर घर में तो नहीं आता है दैनिक जागरण, ना हर कोई पढ़ पाता है हर जगह। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। ये कहानी विश्व स्तरीय साहित्य है के अंतर्गत ये कहानी है। एक थैला सीमेंट। जापानी लेखक द्वारा रची गई है, रचनाकार द्वारा रची गई है ये कहानी। मजदूरों के जीवन चित्रण को लेखन में स्थान देकर पाठकों को सच के करीब ले जाने का प्रयास तमाम हिंदी लेखकों ने किया है। विदेशी भाषाओं के लेखक भी मजदूरों की दशा पर कलम चलाते रहे। ये जापानी लेखक योशिकी हायामा जी की मार्मिक कहानी है और सुना रही हूँ मैं, यानी इरा जौहरी। आप सब जानते ही हैं मुझको। अब मैं आप सबकी इरा जौहरी। तो नमस्कार साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक थैला सीमेंट। योशिजो सीमेंट के थैले खाली कर रहा था। शरीर के अधिकतर अंगों को वह किसी तरह सीमेंट की धूल से बचाए हुए था, लेकिन उसके बालों और मूंछों पर सीमेंट की मोटी परत जम गई थी। वह अपनी नाक साफ करके सीमेंट की परत निकालने के लिए अकुला रहा था, लेकिन सीमेंट घोलने का यंत्र हर मिनट में 10 खेप तैयार करके फेंक रहा था और उसे भरते रहने में ढील की कोई गुंजाइश न थी। योशिजो 11 घंटे काम करता था। दोपहर में थोड़ी देर की छुट्टी में वह जल्दी जल्दी किसी तरह कौर निकलता। उसे आशा थी कि तीसरे प्रहर में उसे कुछ देर विश्राम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन जब वह समय आया तो उसने पाया कि उसे सीमेंट घोलने के यंत्र को खोलना है। तीसरे प्रहर तक उसे लगने लगा था कि उसकी समूची नाक सीमेंट की बन गई है। दिन किसी तरह पूरा हो रहा था। थकान से उसकी बाहें शिथिल हो चली थीं। एकाएक थैला उठाते समय उसने देखा कि सीमेंट में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा है। यह क्या हो सकता है? उसे कौतूहल हुआ, लेकिन कौतूहल शांत करने के लिए काम की गति धीमी नहीं की जा सकती थी। हड़बड़ाकर उसने डिब्बा उठाया और अपने मटमैले पड़ चुके लबादे की जेब में डाल लिया। इस तनिक सी देर में ही वह काम में पिछड़ गया था और अब उसे दोगुनी तेजी से सीमेंट ढोकर मशीन में डालना पड़ा। अंत में मशीन की रफ्तार धीमी होती गई। वह योशिजो के उस दिन की छुट्टी का समय आ गया। यंत्र से लगी हुई रबर की नली को उसने उठाया और मुंह हाथ धोने का हल्का सा उपक्रम किया। फिर वह अपनी कोठरी की ओर चल पड़ा। वह बस यह सोच रहा था कि पेट में कुछ भोजन पड़ जाए और उससे भी जरूरी है कि एक गिलास शराब मिल जाए। वह बिजली घर की इमारत के सामने से गुजरा। उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था और अब जल्दी ही उन्हें बिजली मिलने लगेगी। सुदूर क्षेत्र क्षितिज पर सांझ के धुंधलके में कैरा पर्वत शिखर की पर बर्फ चमक उठी थी। योशिजो के पसीने से लथबथ शरीर में सहसा कपकपी दौड़ गई और वह ठंड से सिहर उठा। उसका ध्यान कोठरी में कुलबुलाते 6 बच्चों और सर्दियां खत्म होते न होते जन्म लेने वाले 7वें बच्चे की ओर चला गया। उस पर गहरी उदासी छा गई। एकाएक उसे जेब में पड़े डिब्बे की याद आई। डिब्बा निकालकर उसने पतलून पर रगड़कर उसकी सीमेंट साफ की। डिब्बा सावधानी से मुहर बंद किया गया था। उसने सोचा,
भला ऐसे डिब्बे को कोई मुहरबंद क्यों करना चाहेगा? वह जो भी हो, पहेलियां बुझाने का शौकीन जान पड़ता है। सड़क किनारे के पत्थर पर पटकने पर भी डिब्बे का ढक्कन नहीं खुला। गुस्से में योशिजो ने उसे एड़ियों से कुचलना शुरू किया। अंत में डिब्बा टूट गया। कपड़े के चीथड़े में लिपटा हुआ एक कागज देखकर योशिजो ने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं नुमुरा सीमेंट कंपनी में मजदूरी करती हूँ। मेरा काम सीमेंट के थैले सिलना है। जिस नौजवान से मेरी सगाई हुई थी वह भी उसी कंपनी में काम करता था। उसका काम था पिसाई की मशीन में पत्थर झोंकना। 7 अक्टूबर की सुबह जब वह एक बड़ा खेप मशीन में डालने का प्रयास कर रहा था, उसका पैर कीचड़ में फिसला और पत्थर के साथ वह भी मशीन में गिर गया। उसके साथियों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा न निकला। पत्थरों के साथ वह भी मशीन में पिस गया और दूसरी तरफ चूरा बाहर फेंकने वाले पाइप से गुलाबी चूरा बनकर निकला। यह चूरा भी ढुलाई वाली पेटी के सहारे महीन पीसने वाली चक्की में पहुंच गया और उसके इस्पात के पाटों के नीचे होता हुआ चूरा भट्टी में पहुंचा और पक कर सीमेंट के रूप में तैयार होकर निकल गया। उसकी हड्डियां, मांस, मज्जा, मन सब पिसकर चूरा हो गए थे। हाँ, मेरा पति थोड़ा सा सीमेंट बनकर रह गया था। बचा था सिर्फ उसकी पोशाक का एक चीथड़ा। आज दिन भर मैं वे थैले सीती रही हूँ जिसमें उस खेप की सीमेंट भरी जाएगी। उसके सीमेंट बनने के दूसरे ही दिन मैं यह चिट्ठी लिख रही हूँ। मैं इसे इस खेप के एक थैले में डाल दूंगी। क्या तुम जो भी इसे देखोगे मजदूर हो? अगर हो तो मेहरबानी करके मुझे बता देना कि इस थैले की सीमेंट कहाँ काम आ रही है। उसमें कुल कितनी सीमेंट लगी और पूरी एक ही जगह काम आई या अलग अलग। मैं नहीं चाहती कि वह किसी सिनेमा घर के गलियारे या किसी बड़े भवन की दीवार का हिस्सा बन जाए। लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए मैं कर क्या सकती हूँ? अगर तुम मजदूर हो तो वह सीमेंट किसी ऐसी जगह मत लगाना वह जहाँ भी लगाया जाएगा लगन से अपना काम पूरा करेगा। वह था ही नेक और ईमानदार और जहाँ भी उसका भाग्य उसे ले जाएगा वहाँ अपना काम पूरे मन से करेगा। उसका दिल बहुत नरम था। वह अभी बिल्कुल जवान था, बस 25वां साल लगा ही था। मुझे ये जानने का अवसर नहीं मिला कि वह मुझसे कितना प्यार करता है और अब मैं उसके लिए कफन सी रही हूँ। कफन क्या, सीमेंट का थैला सी रही हूँ। दाहगर की जगह वह भट्टी में झोंका जाएगा, लेकिन उससे विदा लेने के लिए मैं उसकी कब्र तक कैसे पहुँचूँ? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस चिट्ठी का जवाब जरूर देना। उसके बदले में मैं उसकी पोशाक के कपड़े का एक टुकड़ा तुम्हें देती हूँ। हाँ, यही टुकड़ा है जिसमें चिट्ठी लपेटी गई है। उसके पत्थर का चूरा, उसके शरीर का पसीना सब इसी कपड़े में है। उसका कुल यह टुकड़ा ही बचा है। मेरे लिए इतना तो कर दोगे ना? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ डाल रही हूँ, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे यह ज़रूर बता देना कि यह सीमेंट किस दिन काम आई, कैसी जगह लगाई गई और उसका सटीक पता क्या है। अपना नाम पता भी लिख देना और तुम भी सावधानी से रहना। अपना ध्यान रखना। नमस्कार। बच्चों का हुड़दंग एक बार फिर योशिजो के आसपास घिर आया था। एक बार फिर उसने चिट्ठी के अंत में दिया हुआ नाम और पता पढ़ा और फिर एक ही घूंट में चाय का प्याला खाली कर दिया। तो साथियों, कैसी लगी यह कहानी? तो ये थी कहानी एक थैला सीमेंट। कहानी तो खैर बहुत ही उम्दा है
और हमारा वाचन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके उत्तम कमेंट्स की प्रतीक्षा में मैं इरा जौहरी।